नमस्कार विद्यार्थियों। आज हम लेसन नंबर 6 का जो ग्रामीण अधिवासियों की समस्याएं हैं ये टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं। सामान्यतः जब हम किसी गांव की स्टडी करते हैं ना तो बहुत सारी समस्याएं हमारे सामने आती हैं। अब कोई विद्यार्थी ये नहीं सोचे कि सब हमारे गांव में तो इस प्रकार की समस्याएं हैं ही नहीं। जब हम बहुत सारे गाँवों की स्टडी करते हैं ना तो जनरली इस प्रकार की समस्याएं दिखाई देती हैं, है ना। चाहे वो आपके गांव में नहीं हो, लेकिन बहुत सारे गाँवों की स्टडी करते हैं तो इस प्रकार की समस्याएं सामान्यतः देखी जाती हैं। जैसे आवागमन के साधनों का अभाव होता है, अब आपके गांव में नहीं होगा, है ना, लेकिन जब बहुत सारे गाँवों की स्टडी करते हैं तो इस प्रकार की समस्याएं दिखाई देती हैं। आवागमन के साधनों का अभाव होता है, स्वच्छ पेयजल का अभाव होता है। ये समस्या तो जनरली बहुत ज़्यादा दिखाई देती है गाँव में। स्वास्थ्य सेवाओं का अभाव होता है, गाँव में स्वास्थ्य सेवाओं का अभाव भी होता है, ये समस्या भी मेजर समस्या होती है। विद्युत आपूर्ति का अभाव होता है ना। कुछ गांव ऐसे भी हैं, आज भी कुछ गांव ऐसे हैं जिनमें बिजली जानते ही नहीं है, लोग बिजली ही नहीं जानते हैं। कुछ गांव बाड़मेर में आप चले जाइए, काफ़ी गांव ऐसे हैं आज भी जहां पे बिजली का अभाव है, विद्युत आपूर्ति का अभाव है और रोजगार के अवसरों का अभाव है। अब प्रत्येक व्यक्ति को उसकी योग्यता के अनुसार रोजगार नहीं मिलता है, तो ये भी एक गाँव की प्रमुख समस्या है ना। सूचना तकनीकी एवं दूरभाष जैसी समस्याएं भी हैं गाँव में। आजकल तो जैसे डिजिटल युग चल रहा है ना, डिजिटल एज चल रहा है, लेकिन इस युग में भी कुछ गांव ऐसे हैं जिनमें इस प्रकार की समस्याएं भी हैं। ऐसी कोई सुविधा है ही नहीं वहाँ पे, है ना। तो ये सारी जो है, साथ में उच्च तकनीकी शिक्षा संस्थानों का अभाव है। अभी आपने एक 2-3 रोज पहले एक पेपर में लेख आया था, उसमें स्पष्ट लिखा हुआ था कि जो अभी आप जैसे ऑनलाइन पढ़ाई पढ़ रहे हो ना आप, तो ग्रामीण जो क्षेत्र के जो बच्चे हैं, है ना, उनमें ऑनलाइन पढ़ाई का अभाव बहुत ज़्यादा हो सकता है। मतलब उससे कोई लाभ नहीं होने वाला ग्रामीण क्षेत्र में। क्यों? क्योंकि वहाँ पे ना तो बच्चों के पास में कंप्यूटर सुविधाएं हैं, ना ही वहाँ पे लैपटॉप जैसी सुविधाएं हैं, और ना ही मोबाइल, डिजिटल जो मोबाइल है ना, जो एंड्रॉयड प्रकार के जो मोबाइल हैं, ना वो मोबाइल वहाँ पे हैं। तो ग्रामीण बच्चों में ऑनलाइन जो शिक्षा है वो संभव नहीं है ना। ये लेख आया था अभी 2-3 रोज पहले। तो ये मेजर समस्याएं हैं। अब इनको हम थोड़ा सा डिटेल से ले लेते हैं। आवागमन के साधनों का अभाव ये प्रमुख समस्या होती है गाँवों में। जनरली ग्रामीण क्षेत्रों में अधिवासियों तक पहुंचने के लिए सार्वजनिक साधनों का अभाव रहता है। जो सार्वजनिक जो साधन होते हैं ना, उनका अभाव रहता है। आपने देखा होगा कि कुछ गांव हमारे आसपास में भी ऐसे हैं जहां पे लोक परिवहन, अब लोक परिवहन प्राइवेट जो है, जो पब्लिक सर्विस है, उसके प्रकार की पब्लिक सर्विस मतलब सार्वजनिक और प्राइवेट पार्टनरशिप से ये चलाई गई है लोक सेवा, लोक परिवहन जो है ना। तो कुछ गाँवों में सार्वजनिक तौर पर भी वो ज़रूर चलाई गई है, लेकिन आज भी कुछ गांव ऐसे हैं जिनमें सार्वजनिक जो साधन है, गवर्नमेंट के द्वारा इस प्रकार की कोई सुविधा वहाँ पे दी नहीं गई है। केवल व्यक्तिगत साधन ही, जो व्यक्तिगत जो पर्सनल जो साधन है वो ही वहाँ पे उपलब्ध हो पाते हैं। इसलिए साधन रहित लोगों के लिए आवागमन एक गंभीर समस्या है। अब जिन लोगों के पास में, जिन गाँवों में व्यक्तिगत साधन नहीं है, व्यक्तिगत साधनों का अभाव है, तो उन लोगों के लिए तो आवागमन, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने की जो सुविधाएं हैं वो तो एक गंभीर समस्या के रूप में हो गई ना। वो लोग एक स्थान से दूसरे स्थान पर आ जा नहीं सकते हैं, ना तो आ सकते हैं ना जा सकते हैं, है ना। उसके बाद में स्वच्छ पेयजल का अभाव। ग्रामीण क्षेत्रों में स्वच्छ पेयजल के अभाव के कारण कई गंभीर बीमारियां हो रही हैं। आपने देखा होगा हमारे आसपास में फ्लोराइड युक्त जो जल है ना, वो भी कुओं से निकल रहा है, बोरवेल से निकल रहा है। तो ये गंभीर समस्या हो रही है ना। ऐसे जल से कुबड़ जो प्रकार के, मतलब शरीर में विभिन्न प्रकार के जो कुबड़ वाले जो पार्ट होते हैं, जहाँ पे कुबड़ निकल जाता है, शरीर में हड्डियाँ जो हैं उनमें काफ़ी सारी जो बीमारियाँ हैं वो उत्पन्न हो जाती हैं। अतः वर्तमान समय में स्वच्छ पेयजल ग्रामीण क्षेत्रों की प्रमुख समस्या है, क्योंकि यहाँ पे जो प्यूरीफाई जो जल होता है, आरओ वगैरह जो होते हैं, वो धनाढ्य जो परिवार होते हैं वो तो लगा लेते हैं, लेकिन गरीब परिवार इस प्रकार की सुविधाओं से वंचित ही रहता है। हमने देखा है ना, इस प्रकार की समस्याओं से वंचित ही रहता है। तो यहाँ पे जो ग्रामीण क्षेत्र हैं उनमें स्वच्छ पेयजल भी नहीं मिल पाता है, उसका भी अभाव रहता है। तीसरा देखिए, स्वास्थ्य सेवाओं का अभाव। ग्रामीण क्षेत्रों में सिर्फ प्राइमरी जो सुविधाएं होती हैं,
प्राथमिक जो किट होता है वो ज़रूर छोटी मोटी जो दवा की जो दुकानें होती हैं, छोटी मोटी जो मतलब जो आयुर्वेदिक जो दुकानें होती हैं वो ज़रूर मिल सकती हैं, है ना। प्राथमिक चिकित्सा की सुविधा जरूर हो सकती है गाँव में, लेकिन मेजर जब कभी किसी व्यक्ति के साथ में बहुत ज़्यादा ट्रेजेडी हो जाती है तो उस व्यक्ति की मृत्यु तक हो जाती है कभी कभार, तो है ना, उसको तुरंत सुविधाएं नहीं मिल पाती हैं। ग्रामीण निवासियों को छोटी छोटी, यहाँ पे 2 बार लिखा हुआ है, छोटी छोटी स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए भी समीप के नगरों पर निर्भर रहना पड़ता है तथा कभी कभी आवागमन के अभाव के कारण मरीज की मृत्यु तक हो जाती है। क्योंकि पहली समस्या तो हमने क्या पढ़ा, आवागमन का मतलब जो परिवहन के साधन होते हैं उनका अभाव होता है, साथ में ही आसपास में मतलब अप्रोप्रिएट तरीके से या अनुकूलतम जो स्वास्थ्य सेवाएं होती हैं वो उपलब्ध नहीं हो पाती हैं, तो कभी कभी जो मरीज होता है उसकी मृत्यु तक हो जाती है ना। विद्युत आपूर्ति का अभाव, ये चौथा पॉइंट है। ग्रामीण आदिवासियों में नियमित, यहाँ पे ये नहीं है कुछ भी, नियमित व पर्याप्त विद्युत आपूर्ति का अभाव रहता है। एक तो नियमित रूप से रेगुलर जो विद्युत होती है उसकी आपूर्ति नहीं हो पाती है, साथ में पर्याप्त विद्युत की आपूर्ति भी नहीं हो पाती है, उसका भी अभाव रहता है ना। मतलब जैसे कहते हैं ना कि 24 घंटे में से 2 घंटे बिजली आए, 6 घंटे बिजली आई, है ना, तो इस प्रकार से वो अभाव हो गया ना, विद्युत की आपूर्ति का अभाव हो गया, तो जिससे दैनिक व कृषि कार्यों में बाधा उत्पन्न होती है, जिससे दैनिक जो कार्य होते हैं विद्युत से जो कार्य किए जाते हैं उनमें भी बाधा उत्पन्न होती है, और जो कृषि कार्य होते हैं उनमें भी बाधा उत्पन्न होती है। तो ये भी एक मुख्य समस्या है ग्रामीण क्षेत्रों की। ये मेजर क्वेश्चन बनने वाला है, बोर्ड एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है कि ग्रामीण आदिवासियों की प्रमुख 2 समस्याएं लिखिए, 4 समस्याएं लिखिए। तो बिल्कुल मेजर रूप से हम सब लोग ग्रामीण क्षेत्रों में रहते हैं, तो हमें इस प्रकार की समस्याएँ जो जो हमारे सामने आती हैं वो सारी समस्याएँ आप वहाँ लिख सकते हैं। इसमें नो डाउट काफ़ी सारा जो समस्याएँ वहाँ पर आप बता सकते हैं, वैसे भी बता सकते हैं ना, तो ऐसे प्रश्नों में ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। रोजगार के अवसरों का अभाव, अब आपने देखा होगा रोजगार के अवसरों का अभाव भी होता है ग्रामीण क्षेत्रों में। सभी लोगों को रोजगार थोड़ी मिल पाता है। अधिकांश लोग रोजगार की तलाश में कहाँ पे पलायन कर जाते हैं, नगरीय क्षेत्रों में पलायन कर जाते हैं ना, क्योंकि वहाँ पे सभी प्रकार के विभिन्न वैरायटीज़ के जो काम होते हैं वहाँ पे सभी लोगों को उनकी योग्यता के अनुसार वहाँ पे काम मिल जाता है। इसलिए ग्रामीण क्षेत्रों के जो लोग हैं, है ना, विशेषकर पुरुष वर्ग नगरीय क्षेत्रों की ओर पलायन करता है, तो गाँवों में रोजगार के जो अवसर होते हैं उनका भी अभाव होता है। अक्सर ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के साधनों का अभाव देखा जाता है तथा ग्रामीण क्षेत्रों में तीनों प्रकार की मतलब देखिए, पूर्ण बेरोजगारी, एक तो रोजगार ही नहीं मिले, पूर्ण रूप से बेरोजगारी हो गांव में, एक छिपी हुई बेरोजगारी। जैसे मान लीजिए छिपी हुई बेरोजगारी हम उसे कह रहे हैं, जैसे मान लीजिए किसी परिवार के पास में 10 बीघा ज़मीन है और उसमें वो पूरी 10 बीघा ज़मीन में खेती करता है, कृषि कार्य करता है, और परिवार जो है उसका आकार बड़ा है, लगभग 10 से 15 लोग हैं। अब उनमें खेती जो काम करने वाले लोग हैं वो 4 से 5 लोग ही हैं, तो 10 लोग तो छिपी हुई बेरोजगारी में आ गए ना। 10 लोगों का तो काम ही नहीं है उस खेत में, 10 बीघा जो ज़मीन है उसमें 10 लोगों का काम नहीं है ना। 5 लोग पर्याप्त काम कर लेते हैं उस खेत में, जो कृषि कार्य है वो 5 लोग पर्याप्त तरीके से कर लेते हैं। अब वहाँ पे 15 लोग परिवार में हैं, तो 10 लोग तो छिपी हुई बेरोजगारी के शिकार हो गए ना, तो इस प्रकार से छिपी हुई बेरोजगारी कहेंगे उसे। और एक मौसमी बेरोजगारी पाई जाती है। देखिए गाँव में 3 प्रकार की बेरोजगारी हो गई, पूर्ण बेरोजगारी, छिपी हुई बेरोजगारी और मौसमी बेरोजगारी। अब आप ध्यान करिए, जैसे मान लीजिए गाँव में कोई सूती वस्त्र उद्योग है या फिर चीनी मिल उद्योग है। अब पूरे वर्ष पर्यंत तो चीनी मिल उद्योग में चीनी नहीं बनती है ना, तो अधिकांश समय में उस चीनी उद्योग में लगे हुए जो मजदूर होंगे वो बेरोजगार हो गए ना, तो मौसमी बेरोजगारी भी पाई जाती है। मौसम के अनुसार लोगों को काम नहीं मिल पाता है ना। जो मौसमी बेरोजगारी होती है वो भी गांव में मुख्यतः देखी जाती है। अतः ग्रामीण क्षेत्रों से युवा जनसंख्या, जो युवा वर्ग है, विशेषकर पुरुष वर्ग की बात कर रहे हैं हम, जिसमें युवा वर्ग रोजगार की तलाश में नगरीय क्षेत्रों की ओर पलायन कर जाती है, युवा जनसंख्या। 6 नंबर देखिए, सूचना तकनीकी एवं दूरभाष सुविधाओं का अभाव। आजकल तो थोड़ा सा इस समस्या में सुधार हुआ है, अदरवाइज कुछ गांव आज भी ऐसे हैं। जब हम बहुत सारे गाँवों की स्टडी करते हैं तो हमारे सामने कुछ गांव ऐसे भी आ जाएंगे
जिनमें सूचना जो दूर संचार की जो सुविधाएं हैं, दूरभाष जो टेलीविज़न वगैरह जो है, उनमें इस प्रकार का इन सब प्रकार जो मतलब कम्युनिकेशन के जो साधन हैं, दूर संचार के जो साधन हैं, उनका मुख्यतः अभाव देखा जाएगा वहाँ पे, है ना। ग्रामीण अधिवासियों में सूचना तकनीकी एवं इंटरनेट आदि की सुविधाओं का अभाव होता है। इंटरनेट तो शायद ही कुछ गाँव तो ऐसे होंगे जिन जो जानते ही नहीं इंटरनेट क्या होता है ना। अतः छोटे छोटे कार्यों के लिए समीप के नगरीय क्षेत्रों पर निर्भर रहना पड़ता है, जिससे धन व समय का दुरुपयोग होता है। अब गांव का व्यक्ति इंटरनेट की सुविधा प्राप्त करने के लिए और विभिन्न प्रकार के जो दूर संचार के जो साधन हैं उनका उपयोग करने के लिए नगरीय क्षेत्रों की ओर जाएगा तो समय भी लगेगा, और साथ में जो वो परिवहन करेगा, है ना, और अन्य प्रकार का जो खर्चा होगा वो अतिरिक्त धन व्यय के रूप में होगा उसके पास में, है ना। तो वो भी एक प्रमुख समस्या हो जाएगी। उसके बाद में उच्च तकनीकी शिक्षा संस्थानों का अभाव। अब जो ग्रामीण क्षेत्र होते हैं उनमें उच्च तकनीकी शिक्षा संस्थानों का अभाव होता है। आपने देखा होगा 10+2 कर लिया, है ना। हालांकि अभी तो जो नई शिक्षा नीति आई है 34 वर्षों के बाद में, उसमें ये पैटर्न पूरी तरह से ख़त्म हो गया है। हालांकि आप जो बोर्ड एग्ज़ाम देंगे उसमें तो ये पैटर्न नहीं रहेगा, है ना। लेकिन जब 21-22 में जो बच्चे आएंगे ना, उनके लिए तो उसी पैटर्न से देना पड़ेगा ना। मतलब आपने देख लिया होगा 5+3+3+4 ये पैटर्न आ गया है नया, है ना। तो ये पैटर्न आ गया है। तो आपने देखा होगा जैसे ही आप 10+2 कर लेते हैं तो आसपास में कुछ गांव ऐसे होते हैं जिनमें तकनीकी जो शिक्षा के संस्थान होते हैं, उच्च तकनीकी शिक्षा के, जैसे IIT ITI तो मिल जाएंगे, लेकिन IIT जैसे जो संस्थान होते हैं, तकनीकी शिक्षा संस्थान होते हैं, उनका अभाव होता है, उच्च संस्थानों का अभाव होता है। तो ऐसे संस्थान नगरीय क्षेत्रों में मिलते हैं ना। तो आपसे जब कोई पूछता है 10+2 हो गया, अब आप क्या करोगे, जयपुर जाऊंगा, दिल्ली जाऊंगा, है ना, इस प्रकार की बातें आप करते हो ना। तो वही बात है, गाँव में उच्च शिक्षा संस्थान नहीं होते हैं। उच्च तकनीकी शिक्षा का अभाव होने के कारण अधिकांश युवक युवतियों को उच्च प्राथमिक तथा उच्च माध्यमिक अध्ययन के बाद अध्ययन कार्य बंद करना पड़ता है। या तो वो बंद कर देंगे, माध्यमिक के बाद में यहाँ हल्का सा कोमा लगा देंगे, फिर उच्च माध्यमिक, ये 4 हो गए ना स्तर, प्राथमिक, उच्च प्राथमिक तथा माध्यमिक, उच्च माध्यमिक अध्ययन के बाद अध्ययन कार्य बंद करना पड़ता है। या फिर जो युवतियाँ होती हैं, गर्ल्स जो होती हैं विशेषकर, वो नगरीय क्षेत्रों में जाकर के अध्ययन नहीं कर पाती हैं, प्रॉपर उनकी पढ़ाई हो नहीं पाती है, क्योंकि उनको पेरेंट्स भेज ही नहीं पाते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में तो इस प्रकार की भ्रांतियाँ कई लोगों के पास में होती हैं ना, कि लड़कियों को बाहर ही भेजना नहीं चाहते हैं, तो उनको मजबूरन अपनी जो अध्ययन कार्य है उसको बंद करना पड़ता है ना। अब देखिए, आज हम जो नया टॉपिक जो है इसी में रिलेटेड कर देते हैं, है ना। ये नगरीय अधिवासों का अध्ययन आज हम प्रारंभ कर रहे हैं इसी टॉपिक में। नगरीय अधिवास हम किसे कह रहे हैं, हालांकि जो तुलनात्मक अंतर था उसमें तो हमने देख लिया था, वही चीज़ें यहाँ पे आएंगी। नगरीय अधिवासों की अर्थव्यवस्था, निर्माण उद्योग हम किसे कह रहे हैं, विनिर्माण उद्योग को। नगरीय जो अधिवास होते हैं उनकी अर्थव्यवस्था मुख्यतः विनिर्माण जो उद्योग होते हैं, औद्योगिक जो इकाइयाँ होती हैं उनके ऊपर, व्यापार व वाणिज्य दोनों एक ही हैं, है ना। परिवहन व संचार, प्रशासन व न्याय आदि पर निर्भर रहती है। अर्थव्यवस्था की बात हो रही है, इकोनॉमिक रूप से नगरीय क्षेत्र, नगरीय जो अधिवास होते हैं वो इन सब चीज़ों के ऊपर या इन सब कार्यों के ऊपर निर्भर करते हैं। अर्थात नगरीय जो अर्थव्यवस्था है वो द्वितीयक व्यवसाय, तृतीयक व्यवसाय, चतुर्थक व्यवसाय व पंचम प्रकार के व्यवसायों पर निर्भर रहती है ना। नगरीय अधिवासियों की 50% से अधिक जनसंख्या गैर प्राथमिक, देखिए इसमें गैर प्राथमिक भी कह सकते हैं, और गैर कृषि कार्यों में संलग्न होती है। ये एक फैक्ट है, ये क्या है, एक तथ्य है। नगरीय अधिवासियों की जो 50% जनसंख्या है वो गैर प्राथमिक या गैर कृषि कार्यों में संलग्न होती है। गैर कृषि कार्य, गैर प्राथमिक कार्य हम किसे कह रहे हैं, जिनमें कृषि कार्य के अतिरिक्त और सभी प्रकार के कार्य होते हैं, कृषि नहीं होती है, ठीक है ना, उन्हें हम गैर प्राथमिक या गैर कृषि कार्य कह रहे हैं। नगरीय अधिवासियों की विशेषताएं, अब देखिए नगरीय अधिवासियों की विशेषताएं जो हैं, ये प्रश्न भी बोर्ड एग्जाम में बन सकता है। उच्च जनसंख्या घनत्व,
आपने देखा होगा, हमने तुलनात्मक अध्ययन में भी इस चीज़ को कंसिडर किया था कि नगरीय जो क्षेत्र होते हैं उनका जनसंख्या घनत्व तो उच्च होता है। अब भारत के संदर्भ में देखते हैं तो 400 व्यक्ति या 400 से अधिक जनसंख्या घनत्व रखने वाले जो क्षेत्र होते हैं उनको नगरीय क्षेत्र कहते हैं, है ना, नगर कहते हैं। भारत के संदर्भ में 400 व्यक्ति या उससे अधिक जनसंख्या घनत्व वाले क्षेत्रों को क्या कहते हैं? नगर कहते हैं। तो नगरों, भारत में नगरों का जनसंख्या घनत्व कितना होता है? 400 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। ये प्रति का चिन्ह लगा हुआ है और वर्ग किलोमीटर मतलब, है ना, समझ गए होंगे आप। दूसरा है तीव्र गतिशीलता। ग्रामीण क्षेत्रों में तीव्र गतिशीलता होती है। आपने देखा होगा ट्रैफिक भी स्पीड से चलता है, किसी के पास में किसी से बात करने का कोई टाइम ही नहीं है। कई शहर तो जैसे बम्बई जैसे शहर जो है, दिल्ली जैसे शहर हैं, वो पूरी रात भर उनमें ट्रैफिक चलता रहता है, लगेगा ही नहीं आपको कि दिन है कि रात है, ठीक है ना। तो तीव्र गतिशीलता होती है नगरीय क्षेत्रों की। पक्की सड़कें, पक्के मकान होते हैं। जो वहाँ पे जो स्ट्रक्चर होते हैं ना, जो संरचना होती है नगरीय क्षेत्रों की, जो संरचना होती है उनमें जो निर्माण जो होते हैं वो पक्की सड़कें होती हैं, पक्के मकान होते हैं, है ना। सभी कंक्रीट से बने हुए अधिवास होते हैं। रोजगार की उपलब्धता, गाँव में विभिन्न प्रकार के कार्य होते हैं तो सभी लोगों को उनकी योग्यता के अनुसार रोजगार मिल जाता है, तो रोजगार की उपलब्धता हो जाती है। यातायात के व्यक्तिगत व सार्वजनिक साधन होते हैं। नगरीय क्षेत्रों में व्यक्तिगत साधन भी सभी लोगों के पास में, लगभग सभी लोगों के पास में व्यक्तिगत साधन भी होते हैं, पर्सनल परिवहन के साधन भी होते हैं और सार्वजनिक साधन भी होते हैं। कभी आपने जयपुर गए हों तो लो फ्लोर की सवारी की होगी आपने, है ना, तो वो सार्वजनिक साधन है, ठीक है ना, तो वो भी पर्याप्त रूप से वहाँ पे मिल जाते हैं। उच्च शिक्षा, गहन चिकित्सा सुविधा होती है। उच्च शिक्षा की सुविधा भी आपको नगरीय क्षेत्रों में मिल जाती है। और गहन चिकित्सा सुविधा, जब किसी को बहुत ज़्यादा ट्रेजेडी होती है तो वो या तो वो SMS हॉस्पिटल में जाएगा या दिल्ली जो एम्स है उसमें जाएगा। तो बड़ी जो ट्रेजेडी होती है उसमें आप गहन जो चिकित्सा सुविधाएं होती हैं ना, उन्हीं नगरीय क्षेत्रों में जाते हैं, ठीक है ना। उसके बाद में 50% से अधिक जनसंख्या का गैर प्राथमिक कार्यों में संलग्न, 50% से जो अधिक जनसंख्या होती है वो गैर प्राथमिक कार्यों में, गैर जो प्राथमिक कार्य हैं, गैर जो कृषि कार्य हैं, है ना, गैर कृषि कार्य भी तो कह सकते हैं ना इसको, गैर कृषि कार्यों में संलग्न होती है 50% से अधिक जनसंख्या नगरीय क्षेत्रों की। जटिल श्रम विभाजन, जो श्रम का विभाजन होता है ना वो जटिल होता है कि आप पता नहीं लगा सकते। जब आप 10 लोगों से बात करेंगे तो अलग अलग जो लोग जो हैं वो अपना अलग अलग प्रकार का काम बताएंगे, तो श्रम का जो विभाजन है वो जटिल है। अब गांव में तो आप लगभग 90% लोगों के लिए कह देंगे ना, एक ही शब्द कहेंगे कि गांव के 90% लोग कृषि कार्य करते हैं, लेकिन क्या यही थ्योरी आप नगरीय क्षेत्रों के लोगों पर साबित कर सकते हैं? क्या नगरीय क्षेत्रों के लोगों पर लागू कर सकते हैं? नहीं कर सकते ना, क्योंकि वहाँ पे अलग अलग लोग जो हैं अलग अलग प्रकार के कार्यों में संलग्न होते हैं। तो श्रम का जो विभाजन होता है वो बहुत ही जटिल होता है नगरीय क्षेत्रों में। सामाजिक प्रगाढ़ता का अभाव, सामाजिक प्रगाढ़ता का अभाव ये तो कभी कभार आपने देखा भी होगा ना नगरीय क्षेत्रों में जब पास में एक कॉलोनी होती है या पास में जो फ्लैट होते हैं उनमें आपने एक चीज़ देखी होगी कि जब पड़ोस के मकान में किसी की डेथ हो जाती है तो उसके पड़ोस के मकान में किसी की शादी हो रही होती है, तो वहाँ पे सामाजिक प्रगाढ़ता का अभाव होता है। आपस में जो संबंध होते हैं वो औपचारिक संबंध ही होते हैं, अनौपचारिक संबंध नहीं होते हैं। औपचारिक संबंध, सिर्फ औपचारिकताएं निभाई जाती हैं वहाँ पे, है ना, सिर्फ औपचारिकताएं निभाई जाती हैं, बस वैसे ही बोलचाल रखा जाता है। सामाजिक प्रगाढ़ता नहीं होती है, जो परस्पर जो संबंध होते हैं उनमें घनिष्ठता नहीं होती है ना, उनमें घनिष्ठता नहीं होती है, बस वैसे ही नॉर्मल तरीके से एक दूसरे से बोलचाल रखते हैं। ऐसे जैसे अपने गांव में होता है ना, एक गांव में किसी व्यक्ति के दुख होता है ना तो पूरा गांव दुखी होता है ना, एक व्यक्ति के दुख को पूरा गांव अपना दुख समझता है, वो चीज़ वहाँ पे नगरीय क्षेत्रों में नहीं होती है ना। तो सामाजिक प्रगाढ़ता का जो अभाव है वो भी दिखाई देता है नगरीय क्षेत्रों में। तीव्र सामाजिक व आर्थिक अंतर दिखाई देता है ना, ये भी मुख्य मेजर रूप से नगरीय क्षेत्रों की विशेषता होती है। अब देखिए हम बात कर लें नगरीय बस्तियों का वर्गीकरण। अब नगरीय बस्तियों का हम नगरीय बस्तियां या नगर किसे कहें, है ना, नगरीय बस्तियां या नगरीय अधिवास हम किसे कहें, नगरीय अधिवासों को हम किस प्रकार से परिभाषित कर सकते हैं।
नगरीय बस्तियों का जो वर्गीकरण है वो किसके आधार पर किया जाएगा, पहले हम उसकी बात कर लेते हैं। नगरीय क्षेत्रों की परिभाषा विश्व के विभिन्न देशों में अलग अलग होती है। नगरीय अधिवास या नगरीय बस्तियां हम किसे कहें, तो उसके लिए कौन कौन से जो फैक्ट हैं, कारक हैं, उनको मुख्यतः माना जाता है, उनकी हम बात कर रहे हैं। तथा नगरीय बस्तियों के वर्गीकरण के प्रमुख आधारों में एक तो जनसंख्या का जो आकार है उसको शामिल किया जाता है, एक व्यावसायिक जो संरचना है उसको शामिल किया जाता है, एक प्रशासनिक जो कार्य हैं उनको शामिल किया जाता है, और विभिन्न जो सेवाएं होती हैं, जो नगर सेवाएं उपलब्ध करवाता है ना, उसके आधार पर नगरों की, नगरीय जो बस्तियां हैं, नगरीय जो अधिवास हैं, उनको परिभाषित किया जाता है। अब एक एक को करके हम बात कर लेते हैं इनकी, है ना। जनसंख्या का आकार देखिए, अलग अलग देशों में अलग अलग जनसंख्या को माना जाता है नगरों को परिभाषित करने के लिए। अब जनसंख्या का आकार देखिए, अधिकांश देशों में नगरीय क्षेत्रों को परिभाषित करने के लिए जनसंख्या के आकार को प्रमुख कारक माना जाता है। जनसंख्या का जो आकार है उसे प्रमुख कारक माना जाता है। जैसे विश्व के अलग अलग देशों में नगरीय क्षेत्रों में आने के लिए जनसंख्या की न्यूनतम सीमा, मतलब हम नगर किसे कहें, अब नगर होने के लिए उसमें जनसंख्या कितनी होनी चाहिए। अब देखना आप, अक्षांशों के आधार पर अलग अलग देशों में अलग अलग जनसंख्या जो है उसे नगर माना गया है। नगर मानने के लिए उस न्यूनतम जनसंख्या को माना गया है ना। न्यूनतम सीमा देखिए, डेनमार्क है, स्वीडन है, फिनलैंड है, ये 3 जो देश हैं, है ना, इन 3 देशों में 250 व्यक्ति, इन 250 व्यक्ति से अधिक जनसंख्या इनमें होगी तो उन्हें नगर कहेंगे। 250 व्यक्ति और उससे अधिक हो गए तो उसमें ये डेनमार्क, स्वीडन और फिनलैंड जो है इनको नगर कह देंगे। इन देशों में नगर कह रहे हैं। 250 से अधिक जनसंख्या वाला जो क्षेत्र होगा उसको नगर कह रहे हैं इन 3 देशों में। उसके बाद में जो आइसलैंड है, आइसलैंड में 300 व्यक्ति होंगे तो उसे नगर कह रहे हैं। जबकि कनाडा व जो वेनेजुएला है ना, उसमें 1000 व्यक्ति होंगे उसे हम नगर कह रहे हैं, 1000 व्यक्तियों वाले क्षेत्र को नगर कह रहे हैं। कोलंबिया में 1500 व्यक्ति होंगे उसे नगर कह रहे हैं। पुर्तगाल व अर्जेंटीना में 2000 व्यक्ति होंगे उसे नगर कहते हैं। यूएसए व थाईलैंड में 2500 व्यक्ति वाले क्षेत्र को, जहाँ पे 2500 व्यक्ति होंगे उसे नगर कह रहे हैं। जापान में 3000 व्यक्ति होंगे उसे नगर कह रहे हैं। जबकि भारत में देखिए, भारत में 5000 व्यक्ति जब होंगे किसी क्षेत्र विशेष में उसे नगर कहा जाता है ना। तो ये अलग अलग देशों में अलग अलग जो है जनसंख्या का आकार माना जाता है और उसके आधार पर ही नगरों को परिभाषित किया जाता है। व्यावसायिक संरचना देखिए, व्यवसाय के आधार पर विश्व के कुछ देशों में नगरीय बस्तियों के लिए जनसंख्या के आकार के अलावा व्यावसायिक संरचना को भी मुख्य आधार माना जाता है। जैसे इटली में मुख्य आधार किसे माना जाता है, जनसंख्या के आकार को नहीं माना जाता, व्यावसायिक संरचना को मुख्य आधार माना जाता है नगर को परिभाषित करने के लिए। किसमें, इटली देश में। विश्व के कुछ देशों में 50% से अधिक जनसंख्या गैर कृषि कार्यों में संलग्न होती है। तो उसे नगर कहते हैं। जब किसी देश में 50% से अधिक जनसंख्या गैर कृषि कार्यों में संलग्न हो जाती है तो उसे भी नगर कह रहे हैं कुछ देशों में। उस क्षेत्र को नगरीय क्षेत्र के अंतर्गत रखा जाता है जिसमें 50% जनसंख्या गैर कृषि कार्यों में संलग्न हो, लगी हुई हो। तथा भारत के संदर्भ में यह मापदंड 75% जनसंख्या गैर कृषि कार्यों में संलग्न होती है। भारत के संदर्भ में नगर किसे कहेंगे, जिसमें 75% से अधिक जनसंख्या गैर कृषि कार्यों में संलग्न होती है। अतः आर्थिक गतिविधियों को भी नगरीय बस्तियों के लिए मापदंड माना जाता है या माना गया है। प्रशासन देखिए, प्रशासन के आधार पर भी नगर को परिभाषित किया गया है। विश्व के कुछ देशों में नगरीय बस्तियों के लिए प्रशासकीय कार्यों व प्रशासन क्षेत्रों को प्रमुख आधार माना गया है। जैसे भारत में किसी नगर में नगरपालिका हो, नगर किसे कहेंगे, जिसमें नगरपालिका भी हो, छावनी बोर्ड भी हो, अधिसूचित क्षेत्र भी हो, है ना, अधिसूचित क्षेत्र आदि को नगरीय बस्तियों के अंतर्गत माना जाता है। अधिसूचित का मतलब होता है चिन्हित, जिसे मतलब अधिसूचित कर दिया जाता है, रेखांकित कर दिया जाता है, उसको कह रहे हैं हम
जैसे ब्राज़ील व बोलीविया आदि देशों में जनसंख्या के आकार के आधार पर प्रशासकीय केंद्र को नगरीय केंद्र माना जाता है। ब्राज़ील व बोलीविया ऐसे दो देश हैं जिनमें जनसंख्या के आकार के आधार पर प्रशासकीय केंद्र को नगरीय केंद्र माना जाता है। अब देखिए आवश्यक दशाएं, इनकी हम बात कर लें। आवश्यक दशाएं जो हैं, विश्व स्तर पर नगरीय केंद्रों की गणना उनके द्वारा संपादित किए जाने वाले कार्यों के आधार पर की जाती है कि वह क्षेत्र किस प्रकार के कार्यों का संपादन करता है, कौन कौन से कार्य उस क्षेत्र में किए जाते हैं। तो उन कार्यों के आधार पर भी हम नगर को परिभाषित करते हैं। जैसे पर्यटन नगर, उसमें पर्यटन के लिए किस प्रकार की टूरिज्म जो सुविधाएं होती हैं वो किस प्रकार की सुविधाएं हैं, उसमें इस प्रकार के पर्यटन क्षेत्र है कि नहीं है, है ना, ऐसी सुविधाएं भी उपलब्ध करवाता है क्या। औद्योगिक नगर, उसमें औद्योगिक इकाइयां हैं कि नहीं है। समुद्री पतन, मछली पकड़ने के लिए समुद्री पतन है कि नहीं है ना। बंदरगाह की सुविधा रखता है कि नहीं रखता है। सैनिक नगर, उसमें सैनिक छावनी बोर्ड जो है, सैनिकों की जो छावनी है वो है कि नहीं है। तो नगरों के द्वारा मुख्यतः कौन कौन से कार्यों का संपादन किया जाता है, कौन कौन से कार्य उनके द्वारा संपन्न किए जाते हैं, उनके आधार पर भी नगर को परिभाषित किया जाता है। तो ठीक है ना। तो इस प्रकार से ये सारी चीज़ें आप कंसिडर कर लेंगे और आगे की बात हम कल करेंगे, ठीक है ना।